हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आगे जो आज हमारा टॉपिक है वो क्या है? वायु दाब एवं पवनें हैं। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्था निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं में संचालित होती हैं, जिसमें आपके 3 कारक बताए गए। देखो, वायु दाब और धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण और पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ये क्या है? भारत की जलवायु को मुख्य प्रभावित करने वाले ज़्यादा डोमिनेंट फैक्टर हैं। पहले बात आती है, देखो आपकी वायु दाब और धरातलीय पवनें, उनकी दिशा क्या है, उनके बारे में है। ऊपरी वायु परिसंचरण के अंदर आपका क्या कहता है? जेट स्ट्रीम के बारे में आती है, यानी कि जो अक्षोभ मंडल के अंदर आपकी किस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। और फिर आपका पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या आपका भारतीय मानसून के अंदर क्या इनका रोल है। ठीक है, जैसे बारिश के मौसम में, सर्दी के मौसम में जो बारिश होती है आपकी, वो किससे होती है? पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ से होती है। और जो अब आपकी बारिश हो रही है, जैसे आपका 1 जून से आपके मानसून की स्थिति प्रारंभ हो जाती है इंडिया के अंदर। जो आपका मानसून है, जो अब बारिश होगी आपकी जून से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर तक है, वो आपकी क्या है? साउथ वेस्ट मानसून बारिश से होती है। ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको देखो हम डिटेल से पढ़ते हैं। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें वाले क्षेत्र में स्थित है, यानी कि जो अगर वर्ल्ड के मैप पर देखो, ये जो बात बताई गई है, अगर वर्ल्ड के मैप पर देखें तो ये आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जहाँ पर पवनों की दिशा आपकी ये नॉर्थ ईस्ट से क्या होती है? साउथ वेस्ट होती है। क्यों? ये आपकी दिशा पवन इस दिशा से आ रही है और इस दिशा के अंदर आपकी जा रही है। जो पवनों की दिशा आपकी, तो इसके अंदर क्या होगी? आपकी नॉर्थ ईस्ट है। पवनों की नाम उनकी दिशा के आधार पर निर्धारित होता है, तो ये नॉर्थ ईस्ट पवनें हैं। ठीक है, जो आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंदर है, दोनों गोलार्ध अंदर है। फिर आपका जो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, अगर वर्ल्ड के ऊपर देखें, जो आपकी वायु दाब पेटियाँ हैं, इसे पहले हम समझने से पहले हमें क्या समझना चाहिए? आपको वायु दाब पेटियाँ देखनी चाहिए। आपकी वायु दाब पेटियाँ देखो आप एक बार। मान लो ये हमारी अर्थ है, ये हमारी भूमध्य रेखा, और ये भूमध्य रेखा के साथ 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ का जो क्षेत्र है, ये क्या आपका डोल्ड्रम ITCZ, यानी ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ आपका। फिर आपका इससे ऊपर आपका इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ है, आपका क्या है? ट्रेड विंड है, व्यापारिक पवनें हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आपका देखो, फिर आपका हॉर्स लैटिट्यूड 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ और 35 डिग्री आपका साउथ, यानी कि जो आपकी असव रेखाएं भी कहा जाता है इनको। उसके बाद आपकी क्या है? 35 डिग्री से 60 डिग्री आपकी क्या है? वेस्टर्लीज, यानी कि साउथ वेस्ट से उनकी वेस्ट, इस तरह की दिशाएं आपकी दोनों गोलार्धों के अंदर, साउथ वेस्ट। फिर आपका 60 से 65 डिग्री का जो क्षेत्र है वो का आपका सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, वो आपकी। फिर उसके बाद आपका पोलर एरिया आएगा। जैसे आपके स्कूल ओपन हो गए, वहाँ आपको डिटेल से कराया जाएगा। इसमें आपकी जो हवाएं हैं, अगर हम भारत की बात देखें, भारत आपका देखो, भारत आपका उत्तरी गोलार्ध के अंदर है, यहाँ पर स्थिति होगी, आपने फर्स्ट लेसन के अंदर देखा होगा। यहाँ पर पवनों की दिशाएं क्या है? नॉर्थ ईस्ट है। क्या है? नॉर्थ ईस्ट है। इसलिए क्या कहा गया भारत के अंदर? देखो, भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने वाले क्षेत्रों में स्थित है। ये पवने उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण उष्णकटिबंध दाब पेटी से उत्पन्न होती है, यानी कि वायु जो आपकी उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहती है, यानी कि आपकी उपोष्ण उच्च कटिबंध दाब पेटी से आपकी डोल्ड्रम की तरफ पवनें चलती हैं, और ये दक्षिण की ओर बहती हैं। क्यों? कोरियोलिस बल के कारण, क्योंकि कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती है। कोरियोलिस फोर्स क्या आपका? देखो, इसके बारे में आप समझिए एक बार। सन 1844 में सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक गस्ताव गैस्पर्ड डी कोरियोलिस ने स्पष्ट किया था कि पवनें और समुद्री धाराएं सीधी रेखा में न चलकर पृथ्वी के घूर्णन के कारण विक्षेपित हो जाती हैं। यानी कि मान लो आपकी पवनें अपनी उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? बाईं तरफ मूव कर जाती है, चली जाती हैं। विक्षेपण वास्तव में बल नहीं है, पितु एक पृथ्वी घूर्णन के कारण आभासी प्रभाव है।
इस विक्षेप को फेरल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था, अतः इसे फेरल का नियम ला भी कहा जाता है। और इसे बाइस बेल्ट का नियम के द्वारा भी समझा जा सकता है, जिसके अनुसार मान लो यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा है, पवन की ओर पीठ करके खड़ा है, तो उच्च वायु दाब उसके बाईं ओर होगा और निम्न वायु दाब उसके बाईं ओर होगा। और ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति क्या है, उल्ट जाएगी। यानी कि जहाँ पर उत्तरी गोलार्ध के अंदर दाईं तरफ उच्च दाब था, तो दक्षिणी गोलार्ध में दाईं तरफ आपका निम्न दाब हो जाएगा और बाईं तरफ आपका उच्च दाब हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, देखो सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है और बहती हैं, इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कोरियोलिस बल आपको बताया गया है, आपको देखो पृथ्वी घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को किसका नाम दिया गया, कोरियोलिस बल का नाम दिया गया है। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में आपकी बाईं ओर पवनें मुड़ जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, बाईं ओर पवनें आपकी मुड़ जाती हैं दाईं ओर। ये इस तरीके से इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। उसके बाद क्या कहता है, देखो भारत की वायु दाब और पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र में ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में आपका आंतरिक एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के ऊपर आपका उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार करके दाहिने ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में निम्न दाब की ओर बहने लगती हैं। इसे दक्षिण पश्चिम मानसून पवन का नाम दिया जाता है। यह पवनें कोष्ण महासागरों से ऊपर से बहती हैं, नमी की मात्रा ग्रहण करती है और भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती है। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है, आपको ये अच्छे डिटेल में कराया जाएगा स्कूल ओपन होने के बाद। इस प्रदेश में ऊपरी वायु पंच परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। इस प्रवाह का एक मुख्य घटक क्या आपकी जेट धाराएं हैं, भाई आपकी जेट धारा है। उसके देखो क्या कहता है, आपका बात आती है भाई आपकी जेट धारा की। पहले देखो इसके अंदर क्या बताया गया इसने, जेट धारा के अंदर लगभग 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित होती है, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा भी कहा जाता है। भारत में जेट धारा ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती है, यानी कि इनकी जो गति है जेट धाराओं की आपकी शीत ऋतु के अंदर ज़्यादा होती है, ग्रीष्म ऋतु के अंदर कम होती है। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा उत्तर के देश के उत्तर और दक्षिणी पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। ये आपकी धारा भी आपका मुख्य रोल अदा करती हैं। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के कारण साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। इनकी स्थिति आपकी बदलती रहती है। एक पूर्वी जेट धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है। यानी कि देखो आपका जेट धारा क्या कहा गया है, एक संकरी पट्टी में उपस्थित है अक्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर, यानी कि 12,000 मीटर से अधिक आपकी 11-12 किलोमीटर पर चलने वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया, इनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय और उपोष्ण कटिबंधीय आपकी जेट धाराएं हैं। अब देखो आपको जेट धाराओं के बारे में डिटेल से देखो क्या कहता है। देखो हिमालय के नॉर्थ में एक महत्वपूर्ण घटना साल भर घटती है, जिसका क्या नाम क्या दिया गया है, जेट धारा दिया गया है। नंबर 2 क्या कहता है, देखो इसके अंदर शीत ऋतु में हिमालय के नॉर्थ में मध्य एशिया तिब्बत चीन में धरातल से 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलने वाली शक्तिशाली वायु धाराओं या शक्तिशाली धाराएं चलती हैं। यानी कि आपका धरातल से वायुमंडल के अंदर आपके 6 किलोमीटर से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ आपकी धाराएं चलती हैं। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या दिया गया आपका 9 से 13 किलोमीटर दी गई है आपकी, कहीं पर आपको 6 से 12 किलोमीटर में मिलेगा। आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही मानिए 9 से 13 किलोमीटर की धरातल से ऊपर पवनें चलती हैं, 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की तरफ। अक्षोभ सीमा के पास या ऊपरी अक्षोभ मंडल के
पास पश्चिम में से पूर्व की ओर चलने वाली शक्तिशाली वायु धाराओं को किसका नाम दिया गया? जेट धारा या जेट प्रवाह कहा जाता है। यानी कि जो आपका अक्षोभ मंडल है, जो आपका वायुमंडल, जिसे आपको 5 भागों में बांटा गया है, अक्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और आपका बहिर्मंडल। बात आती है आपकी अक्षोभ सीमा की, जहाँ पर आपके अक्षोभ सीमा क्या, जो आपको समताप मंडल और मध्य मंडल को अलग कर रही है अक्षोभ सीमा, ठीक है। उसके आसपास ऊपरी अक्षोभ मंडल में, यानी अक्षोभ मंडल को भी 3 भागों में बांटा गया है, निम्न अक्षोभ मंडल, मध्यम और आपका ऊपरी अक्षोभ मंडल। पश्चिम से पूर्व की तरफ यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ हवाएं चलती, जिसका नाम क्या दिया गया है? जेट धाराएं नाम दिया गया है, क्योंकि ये धाराएं पश्चिम से पूर्व की दिशा में प्रवाहित हो रही, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया गया? पछुआ जेट धाराएं। क्यों रख दिया गया पछुआ? क्योंकि ये पश्चिम से पूर्व की तरफ बह रही है। फिर क्या कहता है, देखो, शीत ऋतु में सूर्य दक्षिणायन यानी कि मकर रेखा पर होता है, आपकी 22 दिसंबर की स्थिति है ये, तो जेट धारा भी दक्षिण में खिसक जाती है, जिसके कारण हिमालय जेट धारा मार्ग में आ जाता है, जिसके कारण हिमालय को जेट धाराओं के मार्ग में आ जाता है, जिसके कारण आपकी जेट धारा हिमालय से टकराकर 2 धाराओं में बट जाती है, पछुआ जेट धारा की उत्तरी शाखा और पछुआ जेट धारा की दक्षिणी शाखा। इनका क्या रोल है? देखो, जो आपकी पछुआ जेट धारा थी शीत ऋतु में आपका हिमालय के कारण ये 2 भागों में टकरा जाती है, एक तो उत्तरी जेट धारा, एक दक्षिणी जेट धारा। पछुआ जेट धारा की दक्षिणी शाखा, यह शाखा हिमालय की दक्षिणी भाग में उत्तर भारत के मैदानों के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगती है। वास्तव में पछुआ जेट धारा की यही दक्षिणी शाखा जाड़े की ऋतु में नॉर्थ इंडिया के मौसम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, जो आपकी जाड़े के अंदर बारिश होती है। पछुआ जेट धारा की दक्षिणी शाखा अपने साथ बहाकर लाई गई पश्चिमी विक्षोभ को भारत में लाती है। पश्चिमी विक्षोभ क्या है वो आप आगे डिटेल से पढ़ेंगे। पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा ही जाड़े की ऋतु में उत्तर भारत के अंदर आपकी वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ के बारे में क्या कहता है, देखो आप, सर्दियों के महीनों में होने वाले पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। यानी कि जो भूमध्य सागर के अंदर आपके चक्रवात बनते हैं, जो 30 से 35 अक्षांश का आपका जो एरिया है, 30 से 45 के अंदर है, वहाँ पर आपके चक्रवात बनते हैं और ऊपर उठते हैं, और यही आपकी पश्चिमी जेट धारा की दक्षिणी शाखा इनको भारत के अंदर लाने के लिए सहायक होती है। क्यों? क्योंकि ये इनकी प्रवाह क्या पश्चिम से पूर्व की तरफ है। ये प्राय भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवाती मानसून महीनों के साथ साथ अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भी आते हैं। ये पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं एवं देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। क्या आपने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तटों पर इस प्रकार के विनाश के बारे में पढ़ा या सुना होगा? आपका पश्चिमी विक्षोभ आता है उसकी, जैसे आपको जो चित्र दिखाए गए हैं, आपका देखो, आपको स्थिति दिखाई गई है आपकी, जो चित्र 4.2 है वो जनवरी महीने का मौसम, और जो आपका चित्र 4.3 है वो आपका किसका मौसम है? जून महीने का। ये दरातलीय पवनें दिखाई गई हैं आपको, देखो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका भारतीय मानसून। इसके बारे में, पश्चिमी विक्षोभ के बारे में भी मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा आगे वाले पार्ट में।